क्लास 10th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स बड़े लंबे समय के बाद ना एक वीडियो में पोस्ट करने जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। बड़े समय तक कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया मैंने। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी और लग रहा था कि चीज़ें वैसे ही चलेंगी जैसे पहले ऑफलाइन क्लासेस में चला करती थी। बट थोड़ा सा एक चेंज आया ना कि बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं अभी जो बच्चे आ रहे हैं ऊपर, वो मिस कर जा रहे हैं उन चीज़ों को शायद। और फिर प्रॉब्लम आती है कि आप सिलेबस कोप अप करोगे कि वो बेसिक सीखोगे। तो मैंने सोचा ना कि कुछ यार टॉपिक जो हैं, जो बेसिक्स हैं, जो बच्चे को 10th में भी ज़रूरत पड़ती है, 9th में भी पढ़ सकती है, केमिस्ट्री में भी पढ़ जाती है कभी कभी, फिज़िक्स में तो पढ़ती है, 12th में भी पढ़ती है। तो ऐसा एक टॉपिक मैंने पिक किया ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको। अब फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों पढ़ रहे हैं हम? हर वो बच्चा ना जो फिज़िक्स पढ़ रहा है 10th में, वो करंट पढ़ रहा है, वेदर यू फ्रॉम ISC और यू फ्रॉम CBSE। 12th में तो आपके पास दोनों ही बोर्ड्स में, ISC या CBSE, दोनों ही बोर्ड्स में आपके पास करंट है जिसको आपको डिटेल में पढ़ना है। और करंट में बेसिकली जो मटेरियल हम थ्रू आउट पढ़ते हैं वो है मेटल और कंडक्टर। मेटल्स एंड कंडक्टर्स के अंदर टीचर्स हमेशा बताते हैं ना कि जो चार्ज कैरियर है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है या फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो यार क्या है ये फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब कि निकल गया एटम से या कहीं मेटल से ही निकल के कहीं बाहर चला गया है, क्या मतलब है उस फ्री इलेक्ट्रॉन का? तो लेट अस टॉक अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन इन दिस वीडियो। मैं आपको डिटेल करूंगा कि कैसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को जनरेट कर पाते हैं। हम नहीं करते, मतलब जनरेट कैसे हो जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन अपने आप। तो केमिस्ट्री में भी हम टच करेंगे थोड़ा सा, फिजिक्स तो रहेगा ही रहेगा, केमिस्ट्री भी इसमें टच होगा क्यों, बिकॉज बिना उस हेडिंग को टेकअप किए ना हम फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो हमें टेकअप करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में एक इफेक्ट है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट, वो भी आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो लगाते हैं फिर एक तीर से दो निशाने, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी समझते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन भी समझते हैं ना। अभी सपोज कर लो मैं किसी एटम की बात करता हूँ, तो कोई भी एटम ले लो आप। अब उस एटम में सिंगल ऑर्बिट हो सकता है, यानी सिंगल शेल ही हो सकता है। जैसे सपोज कर लीजिए हाइड्रोजन की आप बात करते हो, तो हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, फर्स्ट शेल है उसके पास खाली। दो शेल्स हो सकते हैं, तीन शेल्स हो सकते हैं, चार शेल्स हो सकते हैं, एंड सो ऑन। तो अभी पीरियोडिक टेबल आप उठा के देखोगे ना, तो जो डी ब्लॉक स्टार्ट होता है वो एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। थर्ड पीरियड से आपके डी ब्लॉक स्टार्ट होगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल पर नज़र डालोगे तो पीरियड नंबर 3 से आपको मिलेगा कि इनको हम कह रहे हैं कि यार जो 3D वाले हैं ना, उनको हम कह रहे हैं कि दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से शुरुआत हो रही है, उसके बाद फिर 4D भी होगा, है ना, 5D भी होगा। तो यहाँ से बेसिकली 3D या डी ब्लॉक एलिमेंट्स की शुरुआत हो रही है। अभी जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हो तो इज देयर एनीथिंग दैट इज अनयूजुअल है? अगर इफ़ यू लुक फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ना, तो जैसे आप जानते हो कि अगर हम फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है एंड दैट इज 1s। इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 2 शेल्स, दैट इज यू आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट शेल, तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैक्सिमम। सेकेंड शेल में 2 सब शेल्स हैं, 2s एंड 2p। 2s accommodates 2 electrons, p accommodates maximum of 6 electrons। तो टोटल कितना हो गया? 6 + 2, 8 electrons maximum in the second shell, ठीक है। नाउ इफ आई गो टू द थर्ड शेल ना, तो थर्ड शेल में बच्चे को पता है कि थर्ड शेल का मतलब है कि 3 सब शेल्स की बात होगी, 3s, 3p एंड 3d। तो 3s s सब शेल कैन accommodate a maximum of 2 electrons, p can accommodate a maximum of 6 electrons and D can accommodate maximum of 10 electrons। सो अभी इन सब का हम टोटल करेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो आएंगे वो 18 आएंगे। एंड सिमिलरली इफ यू गो फॉर द फोर्थ शेल, तो वी हैव 4s, 4p, फोर्थ शेल ऑनवर्ड्स ना, फिर sp, df, 4 सब शेल्स आ जाती हैं। तो मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम अकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करोगे आप, तो 4s में वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, P कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 6, जैसे वहाँ बताया। D कितना बताया था? 10 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। एंड F कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ
14 इलेक्ट्रॉन्स। अभी इसको अगर हम सम अप करें ना तो 6 + 2 8 + 10 18 + 14 दैट इज़ 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, बट ना ये उतना सीधा सीधा नहीं है जितना दिख रहा है अभी। द फैक्ट इज़ कि देयर इज़ अ रूल, इफ़ यू रिमेंबर n+l रूल, वहाँ पर कंडीशन लगी हुई है कि कौन सा सबशेल फिल पहले होगा, तो उसको देखते हैं एक बार। जब तक आप सेकंड की बात करते हो ना, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। जब तक आप सेकंड शेल तक रहते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। बट चीज़ें थोड़ी सी बदलना शुरू हो जाती हैं जब हम बात करते हैं फ्रॉम थर्ड शेल ऑनवर्ड्स। तो चलिए एक तरफ एक एटम बना लेते हैं कि सपोज कर लो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया किसी भी एटम का। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज़ अवर सेकेंड ऑर्बिट। डिस्टेंसेस में मत जाइएगा, डिस्टेंसेस बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे ऑर्बिट्स बढ़ती हैं। तो अभी हम सिर्फ ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये तो न्यूक्लियस हो गया, दिस इज़ अवर ऑर्बिट नंबर 1, फर्स्ट कह देते हैं इसको कह देते हैं सेकेंड, दिस इज़ अवर थर्ड वन, एंड दिस इज़ अवर फोर्थ वन, दिस इज़ अवर फोर्थ ऑर्बिट या फोर्थ शेल है ये हमारा। तो फिलिंग स्टार्ट होती है। सपोज करिए मान लीजिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1s में चले जाएंगे, और 1s में जाने का मतलब है कि आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्स्ट ऑर्बिट में इन पोजीशंस पर नज़र आएंगे इस तरह से, ठीक है। कोई और कलर यूज़ कर लेते हैं। फिर सपोज कर लीजिए कि आप सेकेंड ऑर्बिट पे जाते हो, तो सेकेंड ऑर्बिट में जैसा कि मैंने बताया पहले 2s फिल होगा, फिर 2p फिल होगा। 2s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे। थर्ड ऑर्बिट की फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं होगी ना, जब तक अपना सेकेंड शेल फिलअप नहीं होता है। तो ये हो गए 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हमारे सेकेंड ऑर्बिट में, ठीक है। तो अभी ना थर्ड शेल की फिलिंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक हमारा 2p पूरी तरह फुल नहीं हो जाता। अभी 2p फुल हो गया है तो फिर स्टार्ट होगा थर्ड शेल। तो थर्ड शेल में हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो है, एक तो 3s है, 3p है और फिर 3d है, ठीक है। तो s मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, 3s की फिलिंग स्टार्ट होगी, थर्ड शेल की फिलिंग स्टार्ट होगी। s में सबसे पहले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर p की फिलिंग स्टार्ट होगी। तो p में भी कोई दिक्कत नहीं है, सीधे 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, 2 + 2 + 2। आप जानते हैं ना p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, px, py एंड pz। तो p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, हर ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकती है। कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3। 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम अकोमोडेट हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में। तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ अभी इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए बचे हुए हैं हमारे पास। तो अभी थर्ड शेल में क्या हुआ है देखिएगा जरा, हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं ना, 3s के 2 और 3p के 6। अब अगर और इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो कहाँ आएंगे? तो देखने में लग रहा है कि वो 3d में आने वाले हैं, नहीं, वो अब 4s में आएंगे पहले ना। तो क्वेश्चन इसकी 4s में क्यों आएंगे? तो कॉन्फ़िगरेशन में आपको इसको पढ़ाया जाता है ना, n+l रूल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का सम करके देखो। तो जिसका सम जो है वो कम आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो इफ़ यू सम इट अप फॉर 4s, तो 4s में n हो गया 4 और s हो गया, s के लिए l हो गया 0। तो इसमें n+l आ जाता है 4, दैट इज़ 4 + 0। एंड इफ़ यू डू इट फॉर 3d ना, तो 3d में n की वैल्यू है 3 एंड फॉर d l की जो वैल्यू है दैट इज़ 2। तो अगर ये सम आप करोगे ना तो 3 + 2 5 आ रहा है। तो ज़रा देखिए n+l की वैल्यू 4s के लिए कम आ रही है, 3d के लिए ज़्यादा आ रही है। तो 3d का फिलिंग बाद में होगा, पहले 4s का फिलिंग होगा। 4s का मतलब है कि पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा फोर्थ ऑर्बिट में। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब d सबशेल आ जाती है ना, तो उसमें d की फिलिंग नहीं होती पहले। d क्या है? d पूरा एम्प्टी रहता है। जो 5 ऑर्बिटल्स हैं d के अंदर, वो ऐसे बॉक्सेस बना लेते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5। तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, ये खाली रहने वाली है। पहले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो वो 4s को फिल करेंगे, और 4s से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो सपोज कर लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो वो कहाँ ऐड होंगे? वो ऐड होंगे फोर्थ शेल में। तो हमारे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए यार फोर्थ शेल में, ठीक है। अब फोर्थ शेल तक पहुँचते पहुँचते एक प्रॉब्लम ऑलरेडी हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की।
वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, एज यू कैन सी इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप बाहर जाओगे द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, एंड अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है या अट्रैक्टिव फोर्स है इलेक्ट्रॉन्स पे, वो डिक्रीज करता जाएगा, है ना। अगर आप डिस्टेंस को 2 टाइम्स करते हो तो फोर्स 1/4 हो जाता है, डिस्टेंस को आप 3 टाइम्स करते हो फोर्स 1/9 हो जाता है। तो जैसे जैसे आप ना शेल में बाहर की तरफ जाओगे, डिस्टेंस इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वो फील करता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, उसकी वैल्यू ऑलरेडी कम है। तो ये जो फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, इनके ऊपर ऑलरेडी न्यूक्लियस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो ऑलरेडी कम है। लेकिन इसमें वो कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो वो वाली कहावत यहाँ पे प्रूव हो जाती है जब इलेक्ट्रॉन फर्दर आते हैं। इस बार इलेक्ट्रॉन जो है वो 4p में जाने चाहिए थे, बट वो 4p में नहीं जाते। 4p में क्यों नहीं जाते? अब 4p में इसलिए नहीं जाते क्योंकि अगर आप n+l निकालोगे 4p के लिए ना, करके देखते हैं, तो 4p के लिए अगर हम n+l लगाएं तो इट इज़ 4 n की वैल्यू, एंड फॉर p जो l की वैल्यू है वो है 1, ठीक है। तो 4 + 1 कितना हुआ? 5। अब 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो किस में जाएगा? 3D में जाएगा या 4p में जाएगा? द आंसर इज 3D में जाएगा, बिकॉज जब दोनों वैल्यूज कोइंसाइड कर गई हैं तो फिर ये देखते हैं कि n की वैल्यू कम कहाँ है, तो n की वैल्यू 3D में कम है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना वो किस में जाएगा? वो 3D में जाएगा। अब 3D में जाने का मतलब है इलेक्ट्रॉन जा रहा है थर्ड शेल में, तो कंटिन्यूसली ना इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो थर्ड शेल में ऐड होना शुरू होते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम 10 आ सकते हैं, चलिए 10 बना देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से देखो, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं ना इस स्मॉल स्पेस में, तो एक चीज़ और होने लगती है। एक तो आपने देखा कि ये जो हमारे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर बीइंग अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, ठीक है, इसको फोर्स को F1 मान लेते हैं। बट दूसरा एक और प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ रही है इस रीजन में, थर्ड शेल में, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना हमारे इन इलेक्ट्रॉन्स को वो बाहर की तरफ रिपेल करना शुरू करते हैं। इस रिपल्सिव फोर्स को मान लेते हैं F2। They can see nucleus is trying to pull the electron inside, उसका पुल ऑलरेडी वीक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है, उससे काफ़ी दूर है। दूसरा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं थर्ड शेल में, वो फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स को और बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो ओवरऑल क्या होगा? द नेट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फोर्थ शेल विल बिकम वेरी वेरी स्मॉल, और जब वो फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल तो इलेक्ट्रॉन्स दे acquire energy or they already have that amount of energy so that they can free themselves। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है ना, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर अपने ऑर्बिट को छोड़ देंगे तो जाएंगे कहाँ, है ना। तो ऐसे अभी डायरेक्टली नहीं कहते कि मतलब फ्री तो हो गई है, अपने एटम से फ्री होना है इज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट ये जाएगा कहाँ, एटम छोड़ के कहाँ जाएगा वो बताते हैं आपको। तो अभी ये पिक्चर रहने देते हैं, ये हटा देते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हम एक मेटालिक लैटिस आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक एटम्स नहीं होने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे ना एक मटेरियल के अंदर, तो ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। तो सपोज ये है हमारा मेटल या डी ब्लॉक एलिमेंट। अब इसमें बहुत सारे ऐसे एटम्स थे, तो हर एटम से अगर 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं ना, तो थिंग्स विल बी लाइक दिस कि +2 यूनिट्स ऑफ चार्ज यहाँ बचेगा, +2e कहते हैं इसको। दूसरा एटम है उस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, +2e बचा, उस पर चार्ज बचा। तीसरे पे +2e, चौथे पे +2e एंड सो ऑन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए? अब इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इनटू द ऑर्बिट्स ऑफ देयर ओन एटम्स, रादर वो क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये इलेक्ट्रॉन्स ना ऐसे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट द मेटालिक लैटिस, पूरी लैटिस के अंदर ये फ्री होते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं ये। अब नेचुरली घूमते घूमते वो कभी कभी अपने एटम्स के ऑर्बिट्स में भी जाते हैं, बट वो वहाँ पे रुकेंगे नहीं। व्हाट विल हैपन, दे विल स्टे देयर फॉर अ मोमेंट एंड देन दे विल मूव अवे, बिकॉज द न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी वेरी स्मॉल टू होल्ड देम बैक इनटू द ऑर्बिट ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर केपेबल ऑफ मूविंग थ्रू आउट द लैटिस। लैटिस से बाहर नहीं आएगा, लैटिस के अंदर रहेगा, तो विद इन द लैटिस इट कैन मूव एनीवेयर। तो इस तरह के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर फ्री टू मूव एनीवेयर विद इन द लैटिस, उनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो ओवरऑल मेटल में हम कहते हैं कि देयर इज अ पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इस पूल ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में ये जो हमारे पास पॉजिटिव आयंस है ना,
इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं कोर्स और कर्नल्स। तो कोर्स और कर्नल, कोर या कर्नल क्या है, वो रेसिडुअल एटम है। जब उससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब निकल गए हैं, तो उसके बाद जो रेसिडुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर बचा हुआ है उसको वी आर कॉलिंग इट एज कोर्स और कर्नल्स। सो कोर्स और कर्नल्स आर द पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द मेटालिक लैटिस ना, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर केपेबल ऑफ मूविंग थ्रू आउट द लैटिस फ्रीली। नाउ विद इन दिस प्रोसेस दे विल ऑब्वियसली sometimes they will touch their own atom, or sometimes they are going to touch the another atom, but they are free to move throughout the metallic lattice, or they are free to move inside, they are not inside exactly, but they are free to touch any of the atoms or cores present here ना, but they are not going to stay with the cores। वो वहाँ जाएगा, कुछ देर रुकेगा, for a moment रुकेगा, और फिर उसके बाद फिर जो है वो अपने metallic lattice में पूरा घूमता रहेगा। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, अगर आप मेटल को देख पाते, मान लीजिए हम मेटल को देख पाते, या हम डी ब्लॉक को देख पाते, या हम कंडक्टर्स को देख पाते, ये सारे एक ही हैं। दीज आर सिनोनिम्स कह लो इनको, एक ही चीज़ के तीन नाम दे दिए हमने। वी कॉल देम एज मेटल्स। हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं केमिस्ट्री में, हम इन्हें कंडक्टर्स भी कहते हैं फिजिक्स में। हम इन्हें कंडक्टर्स फिजिक्स में इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज मटेरियल्स हैव वेरी हाई कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर, तो हम उन्हें कंडक्टर्स कह देते हैं फिजिक्स में, ठीक है ना। तो ओवरऑल आप इसको मेटल कह लो, डी ब्लॉक कह लो, या कंडक्टर्स कह लो, एक। अब दूसरा एक और जानने वाली चीज़ है, वो है कि ये ओवरऑल जो पूरा फेनोमेना मैंने एक्सप्लेन किया है, इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट इज बेसिकली रेफरिंग टू द डिक्रीज इन द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द outermost electrons due to the mutual electrostatic repulsion, since there is increase of electron density within the volume of the atom. तो that effect is known as screening और shielding effect, ठीक है ना। तो ये कहानी थी पूरी की पूरी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब एक बार आप फ्री इलेक्ट्रॉन समझ गए हो ना, तो अब जब भी आपको बोला जाएगा चार्ज कैरियर्स, तो ये चार्ज कैरियर्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज कि हम किन इलेक्ट्रॉन्स की बात करें। इलेक्ट्रॉन्स हम इन्हें कहते हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन which is moving inside the orbit is basically an electron. Electron is the elementary particle of charge, ठीक है। बट वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री वो तभी होगा जब it is free to move throughout the lattice, है ना, of the metal, तभी उसको फ्री कहेंगे। तो जब हम मेटल्स की बात करते हैं, जब हम करंट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं। आप सिंपल सा देखो, अगर एक एंड को हम पॉजिटिव कर दें, एक एंड को हम नेगेटिव कर दें सपोज, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना, तो देयरफॉर इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड लाइक दिस, ठीक है। तो आखिर ऐसा कौन सा मटेरियल है या कौन सा पार्टिकल है जो यहाँ पर फ्लो कर रहा है? द आंसर इज इट इज अ इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल है मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर, वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब भी करंट की बात होती है, हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, राइट। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। अब इसके बाद आप जाकर 10th का करंट इलेक्ट्रिसिटी या 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी आप आगे पढ़ सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स पॉसिबली आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।